तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। ये रहा हम लोग के पास चैप्टर नंबर 7 जो है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। तो इसमें जो भी इलस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल का, वो करने वाले हम लोग हैं ही। प्लस में इसमें बहुत सारा थ्योरी का पार्ट दे रखा है, तो जिसमें जो एग्जाम से रिलेवेंट है, जो हम लोग को इलस्ट्रेशन में काम आने वाला है या प्रैक्टिकल क्वेश्चन में या एग्जाम्पल में काम आने वाला है, वही हम लोग थ्योरी पार्ट में इस चैप्टर में करने वाले हैं। और वैसे भी ये जो बैच चल रहा है वो कौन सा है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच। इसमें हम लोग ज्यादा तो कवर करते नहीं है। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ जो एग्जाम में आ सकता है उतना ही हम लोग कवर करके चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, ये रहा हम लोग के पास चैप्टर नंबर जो 7 रहा। अब इसमें सबसे पहले आप लोग कॉपी में आ जाइए, कुछ पॉइंट लिख लीजिए। मैंने लिख लिया है तो आप लोग लिख लीजिए। जैसे यहाँ से पॉज कर करके लिख लीजिएगा कि हाँ, लिख लीजिए आप पॉज करके। या आप लोग को ये नोट्स मिल जाएगा कहाँ पे, मोबाइल ऐप पे मिलेगा, प्लस में टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर पाओगे ये नोट्स। पॉज करके लिख लीजिए। एक बार आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। या नोट्स आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, या मोबाइल ऐप पे होगा वहां से भी आप लोग देख सकते हो। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग से पहले थ्योरी पार्ट एक बार समझ लेंगे। और हाँ, थ्योरी पार्ट आप लोग को उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हम लोग समझ करेंगे फिर से समझेंगे तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी वीडियो स्टार्ट कर रहे हो जैसे, और उसके बाद समझ में नहीं आया कुछ थ्योरी पार्ट तो आप देखना छोड़ दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोग को पहले एक बार सुन लीजिए ये थ्योरी पार्ट, तो जब हम लोग सम्स करने जाएंगे उस टाइम में आप लोग को इजी हो जाएगा, मिल जाएगा इससे। और उस टाइम में भी हम लोग ये समझेंगे, बट एक बार अभी के लिए ओवरव्यू ले लीजिए। तो देखिए मेनली इस चैप्टर, ये जो हम लोग का चैप्टर देखा लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, इसमें हम लोग को मेनली 3 चीज पढ़ना होता है। तो एग्जाम और इंटरव्यू में अगर देखा जाए तो फर्स्ट में हो गया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जिसमें हम लोग को फॉर्म 57 पढ़ना होगा। इसका एक फॉर्मेट होता है, जो फॉर्मेट हम लोग को लर्न करना होगा। तो ये हो गया हम लोग का लर्निंग का फर्स्ट जो रहा, ये हम लोग का हो गया लर्निंग का, ये हम लोग को लर्न करना है। फिर सेकंड में अपने को पढ़ना है यहाँ पे लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। एंड थर्ड वाली में हम लोग को पढ़ना है बी लिस्ट कंट्रीब्यूटर। तो इस तरह से हम लोग को 3 टॉपिक इस चैप्टर में मेनली पढ़ना है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जिसमें हम लोग को सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट पढ़ना होगा, जो लर्न करना होगा। उसके बाद लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और उसके बाद बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरी। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, जो फर्स्ट पॉइंट देखा उससे, जो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर फॉर्म 57। अब फॉर्म 57 में क्या होता है, तो फॉर्म 57 में नॉर्मली क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है जो एक फॉर्मेट में रखा हुआ, उस फॉर्मेट से हम लोग को बनाना होता है सम्स। इस फॉर्मेट में सबसे पहले पर्टिकुलर और एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस, ये तो वैल्यू रहता ही है। अब इसमें देखिए इसमें क्या कहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को स्टार्ट करना है एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज। सबसे पहले हम लोग को स्टार्ट करना है एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज। बट उससे पहले बता दूं कि यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का मतलब ये होता है, लिक्विडेशन सबसे पहले समझ लेते क्या होता है। लिक्विडेशन का मतलब कंपनी का एंड होता हो, कंपनी खत्म होगी किसके, यहाँ पे लीगली कंपनी, जब जिस टाइम में लीगली कंपनी क्या होता है, लीगली कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, मतलब लीगली कंपनी का एंड होता है, खत्म होती है लीगली। तो उस सिचुएशन को क्या बोला जाता है, तो यहाँ बोला जाता है लिक्विडेशन। लिक्विडेशन समझ में आ गया कि कंपनी जब बंद होगी तो वो क्या हो गया, लिक्विडेशन। एक तरह से सर बस नॉर्मली आप लोग ये समझ लीजिए, लिक्विडेशन का मतलब कंपनी का अंत हो रहा है, ये हो गया। अब इसमें 3 चीज हम लोग को मेनली पढ़ना था। एक था फॉर्म 57। फॉर्म 57 में हम लोग को पढ़ना क्या होगा, तो फॉर्म 57 में हम लोग को एक फॉर्मेट पढ़ना होगा, उसी फॉर्मेट से हम लोग को सम्स हमेशा करना होगा। जिस फॉर्मेट में हम लोग को सबसे पहले याद रखना होगा एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, जिसे बोला जाता है लिस्ट ए, इसे आप लोग को लर्न करना ही होगा।
तो यहाँ पे एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड जो हो गया लिस्ट ई, इसमें क्या क्या आता है, तो यहाँ पे कैश को तो प्लेस नहीं किया जाता है स्पेसिफिकली, फिर बैंक हो सकता है, फिर इन्वेंट्री हो सकता है, फिर यहाँ पे मशीनरी हो सकता है, डेटर हो सकता है, और एक बात आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे एक कॉल्स इन एरियर भी आता है। ये नॉर्मली हम लोग एसेट नहीं मानते थे, बट इस चैप्टर के हिसाब से हम लोग मानेंगे कॉल्स इन एरियर को एसेट मानेंगे। तो देखिए फॉर्म 57 हम लोग को करना है, फॉर्म 50 नंबर 57, एक सेकंड में पेज ले लूं। हम लोग को सबसे पहला था फॉर्म 57। अब इस फॉर्म 57 में हम लोग को एक स्टेटमेंट बनाना होगा। स्टेटमेंट में क्या बनाना होगा, तो सबसे पहले एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, इसे क्या बोला जाता है, लिस्ट ये बोला जाता है। इसमें क्या क्या आ सकता है एसेट, यहाँ पे कैश आ सकता है, बैंक आ सकता है, फिर इन्वेंट्री आ सकता है, डेटर आ सकता है, और एक चीज आप लोग को जो याद रखना है वो क्या है, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर ये आप लोग को याद रखना है। तो ये हो गया एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। दूसरा दूसरा हम लोग का आता है यहाँ पे, तो दूसरा देख लीजिए यहाँ, एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। दूसरा हम लोग का आइटम आ गया एसेट स्पेसिफिकली प्लेस, मतलब जिस एसेट को स्पेसिफिकली किसी लोन की वजह से, किसी लायबिलिटी की वजह से प्लेस किया जाता है उसे रखा जाता है। तो इसमें जो भी एसेट होगा वो, और इसका एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू मतलब कितना अमाउंट में ये रियलाइज हो पाएगा, और जो भी लोन का अमाउंट होगा, और लोन में क्या हो सकता है, डेफिशिएंसी हो सकता है या सरप्लस। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो एक एसेट है हम लोग का मशीनरी, मशीनरी लेते हैं या कुछ भी फर्नीचर प्लांट मशीनरी कुछ भी, एक मशीनरी है जिसका कॉस्ट कितना है, तो जिसका अभी मार्केट प्राइस चल रहा है 150, मार्केट प्राइस भी नहीं बोलना सही रहेगा, एस्टिमेटेड टू एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब इतना में बिक सकता है, 1,50,000 में एक मशीनरी बिक सकता है। और लोन जो लिया हुआ है, लोन कितने का लिया हुआ है, मान लेते हैं इस केस में लोन लिया हुआ है 1 लाख का, लोन कितने का लिया है 1 लाख का। तो इस केस में देखिए एसेट जो ये हो गया मशीनरी हो गया, वो हो गया स्पेसिफिकली प्लेस, जो लोन के लोन लोन जो लिया है 1 लाख, उसके बदले यहाँ पे मशीनरी को प्लेस किया गया है। यहाँ पे देखिए 1,50,000 तो एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू आ गया, लोन का अमाउंट कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 1,50,000 आ गया, और ये आ जाएगा हम लोग के लोन के अमाउंट में 1 लाख। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी हो रहा है, तो आंसर इज नो, सरप्लस हो रहा है, कितने का सरप्लस है 50,000। अगर यहीं पे हम लोग मान लें कि लोन कितने का है 2 लाख का है, तो इस केस में यहाँ पे एस्टिमेटेड रियलाइजेबल कितना आ जाएगा वैल्यू 1,50,000, और लोन का अमाउंट 2 लाख है, तो इस टाइम में डेफिशिएंसी कितना हो जाएगा 50,000 का। ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो देखिए अभी तक में हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि फॉर्म 57 ए में एक बार आपको रिवीजन भी कराते जा रहा हूँ बार बार, जिससे आप लोग को लर्न हो जाए। देखिए फॉर्म नंबर 57 में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का होता है, जिसमें हम लोग करें एनएसपी। एनएसपी मतलब एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, उसमें कैश हो सकता है, बैंक हो सकता है, डेटर हो सकता है, इन्वेंट्री हो सकता है, जिसमें सम्स में नहीं बोले कि हाँ ये स्पेसिफिकली प्लेस है, तो वो हो जाएगा एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। इसमें एक चीज याद रखना है, कॉल्स इन एरियर भी होता है। फिर दूसरा हम लोग पढ़े एसेट नॉट एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, इसमें किस तरह से हम लोग को करना है, जो भी वैल्यू रहेगा, जो भी एसेट का वैल्यू होगा वो एसेट का वैल्यू हो जाएगा। इस एसेट के वैल्यू को हम लोग लेना है एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू पे, उसके बाद जो भी लोन का अमाउंट होगा या लायबिलिटी का होगा वो होगा, और उसके हिसाब से देखा जाएगा कि सरप्लस है या डेफिसिट है। जैसे हम लोग सम्स करेंगे तो उस टाइम में आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस एक बार के लिए अभी देख लीजिए कि हाँ इस तरह से होता है। अब उसके बाद एक हम लोग को समरी बनाना होता है। समरी में क्या होता है, तो समरी में एएनएसपी का जो भी अमाउंट आएगा वो हम लोग को लिखना होगा, और एएसपी का जो भी अमाउंट आएगा हम लोग को वो लिखना है, और इसका टोटल करना, तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा। उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट में स्टेटमेंट में क्या करना होता है, तो यहाँ पे यहाँ पे बुक वैल्यू या कंटीजेंट लायबिलिटी आप लोग को लेना होगा, बुक वैल्यू या कंटीजेंट लायबिलिटी, उसके बाद पर्टिकुलर, और उसके बाद क्या हो जाएगा अमाउंट। अब ये जो बैलेंस यहाँ से आ जाएगा, जो हम लोग का टोटल का यहाँ का बैलेंस था, वही बैलेंस हम लोग का यहाँ आ जाएगा। अब इसके बाद अमाउंट फॉर क्रेडिटर हैविंग फिक्स चार्ज, तो देखिए फिक्स चार्जेस का मतलब क्या हो गया, अमाउंट ऑफ फॉर क्रेडिटर हैविंग फिक्स चार्ज, इसका मतलब ये हो गया कि जिस टाइम में एसेट, जैसे मान के रखो यहाँ पे मशीनरी का एग्जांपल लिया था कि लोन जो लिया गया था कंपनी के द्वारा वो मशीनरी से प्लेस था, तो इस टाइम में जो हैविंग फिक्स चार्ज वो वाला अमाउंट आ जाएगा, और क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय द एसेट स्पेसिफिकली, जो लिस्ट बी का था हम लोग का एसेट, जो हम लोग का यहाँ पे रखा होता है एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, उसका अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, जो नील आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे इसका तो पेमेंट हो चुका है ना, यहाँ जो लोन का अमाउंट था, जो लोन था, डेफिशिएंसी था या सरप्लस था, वहां पेमेंट हो चुका था, तो इसलिए यहाँ पे ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देखिए सबसे फर्स्ट में हम लोग का स्टार्ट करना था फॉर्म 57 में एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, दूसरे उसके बाद एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। अब उसके बाद जो स्टेटमेंट बनाएंगे तो वहां पे लिखेंगे अमाउंट फॉर क्रेडिटर हैविंग फिक्स चार्जेस या क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय द एसेट स्पेसिफिकली, जो लिस्ट बी हो जाएगा। एक बार के लिए आप लोग सुन लीजिए, मुझे पता है कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, बट एक बार सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर जब हम लोग सम्स करने जाएंगे तो आप लोग को ये नहीं लगेगा कि हाँ कहाँ से आ गया ये, तो इसलिए एक बार आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो देखिए अमाउंट ऑफ क्रेडिटर हैविंग फिक्स चार्जेस मतलब जिसपे प्लेस क्या होगा, द क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय द एसेट, ये हम लोग को लिखना है। इसे कौन सा लिस्ट बोला जाता है, तो इसे लिस्ट बी बोला जाता है। ये अभी आप लोग को लर्न करके रखना है।
उसके बाद अमाउंट ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिट, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिट हम लोग अभी समझने वाले हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्या होता है ये अभी हम लोग थोड़ा देर में समझेंगे, तो इसे आप लोग एक बार के लिए देखिए कि हाँ पहले होगा फिक्स चार्ज वाला, उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, उसके बाद अमाउंट फॉर क्रेडिटर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या होता है कि किसी भी एसेट पे स्पेसिफिकली प्लेस नहीं है, कोई भी एसेट हो सकता है, किसी भी एसेट को बेच करके यहाँ पे लोन को चुकाया जा सकता है, तो वो हो गया फ्लोटिंग चार्ज में, उससे पहले पे किया जाएगा। उसके बाद जो भी अनसिक्योर क्रेडिटर होगा उसे पेमेंट किया जाएगा, उसका लिस्ट जो फ्लोटिंग चार्ज था उसका डी हो गया था, और उसके बाद जो हम लोग का अनसिक्योर क्रेडिटर था उसका लिस्ट ई हो गया था। और इन केस ऑफ यहाँ पे एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू जो हम लोग किए थे प्लस लोन का अमाउंट किए थे, और जो हम लोग का ये डिफिशियंसी आ गया था, तो किसी एसेट में डिफिशियंसी अगर आता है तो वो भी डिफिशियंसी यहाँ पे ऐड करना होगा, किसके साथ, तो अनसिक्योर क्रेडिट के साथ, तो लिस्ट बी का डिफिशियंसी होगा वो भी हम लोग को ऐड करना होगा। उसके बाद हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे, जो भी डिविडेंड होगा डिविडेंड के साथ में, तो उसे लिस्ट एफ बोलते हैं। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे जिसे लिस्ट एच बोलते हैं, डी बोलते हैं, और जो भी डिफिशियंसी या सरप्लस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिस्ट एच बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया आप लोग को, एक बार यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले देखिए फिर फॉर्म 57 में हम लोग को कहाँ से स्टार्ट करना होता था, इसे नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, तो बहुत सारा ऐसे हो सकता था, कैश हो सकता था, बैंक हो सकता था, उसके बाद क्या हो सकता था, डेटर हो सकता था, इन्वेंट्री हो सकता था, कॉल्स इन एरियर हो सकता था। तो ये हम लोग का जो भी अमाउंट आ गया वो आ गया। फिर एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें सबसे पहले जो भी एसेट होगा वो एसेट हो जाएगा। उसके बाद एसेट के बाद एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी लोन का अमाउंट रहेगा या लायबिलिटी का, वो लायबिलिटी का अमाउंट हो जाएगा, और इससे हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे डेफिशिएंसी होने वाला है, यहाँ सरप्लस आने वाला है, ये हम लोग को देखना होता है। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे एएनएसपी और यहाँ पे एएसपी, इस दोनों को हम लोग समरी में एक बार लिख देंगे कि हाँ इतना ये हुआ, इतना ये हुआ, इसका टोटल कर दिए। उसके बाद एक और स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं, एक और स्टेटमेंट हम लोग किस तरह से बनाएंगे, तो यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे। देखिए ये आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग को लेना है बुक वैल्यू या कंटीजेंट लायबिलिटी, जो भी होगा बुक वैल्यू या कंटीजेंट लायबिलिटी, जो जिसका भी होने वाला वो हम लोग को लेने वाले हम लोग। ये हो गया। अब यहाँ देखिए इसे लिस्ट ए बोला जाता था, जो एसेट स्पेसिफिकली प्लेस था उसे क्या बोला जाता है, तो यहाँ पे लिस्ट ए बोला जाता था। और ये जो एसेट नॉट एसेट स्पेसिफिकली प्लेस था, देखिए नॉट स्पेसिफिकली प्लेस को लिस्ट ए बोला जाता है, और यहाँ पे एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड है उसे क्या बोला जाता है, तो यहाँ पे इसे लिस्ट बी बोला जाता है। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। अब इसी लिस्ट बी से आप लोग को स्टार्ट करना है, यहाँ पे लिस्ट बी से स्टार्ट हो जाएगा। लिस्ट बी को क्या बोलते थे, जिस एसेट में स्पेसिफिकली चार्ज होता था वो हो गया क्रेडिटर हैविंग फिक्स चार्ज, तो इसे बोलते हैं फिक्स चार्ज भी बोलते हैं। जिस एसेट में फिक्स चार्ज था उसे हम लोग को ले लेंगे लिस्ट बी में। इसके बाद इसका जो भी बैलेंस हो जाएगा वो हम लोग का बैलेंस आ गया। उसके बाद जो फिक्स चार्जेस का हो गया, तो फिक्स चार्जेस के बाद हम लोग को कहाँ जाना है, तो यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ये हम लोग समझने वाला है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है क्या होता है, तो इसे क्या मानेंगे हम लोग, लिस्ट सी बोलेंगे, और फिर इसका क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। दोनों साइड अमाउंट आप लोग देते चलिएगा। जो भी बैलेंस हो जाएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बाद, प्रेफरेंशियल देखिए सबसे पहले पेमेंट किसका होगा, तो सबसे पहले पेमेंट होगा जिस एसेट पे स्पेसिफिकली प्लेस किया गया है, जिस एसेट पे स्पेसिफिकली लोन लिया गया था उसको सबसे पहले पेमेंट होगा। उस लोन को पहले पेमेंट होगा, उसके बाद किसको पेमेंट होगा, तो उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट होगा। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में भी हम लोग समझने वाले हैं अभी किस तरह से पेमेंट होता है। और उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो उसके बाद हम लोग को प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बाद फ्लोटिंग चार्ज वाला जो क्रेडिटर होगा, जिसमें फ्लोटिंग चार्ज मतलब किसी भी एसेट पे लोन था, सारे एसेट में मिला के लोन था, तो यहाँ पे वो आ जाएगा फ्लोटिंग चार्ज वाला, इसे बोलते हैं लिस्ट डी। फिर यहाँ पे फ्लोटिंग चार्ज के बाद आ जाएगा अनसिक्योर क्रेडिटर, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, लिस्ट ई बोलेंगे। और यहाँ पे अनसिक्योर क्रेडिटर प्लस में जो अगर डिफिशियंसी आ गया था, जो लिस्ट बी एसेट स्पेसिफिकली चार्ज में जो भी डिफिशियंसी आया था, वो डिफिशियंसी भी पेमेंट हम लोग करेंगे। बस एक बार के लिए देख लीजिए, सब जब हम लोग करेंगे तो अच्छे से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे लिस्ट क्या हो गया, ई हो गया, और ई के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट होगा, जिसमें डिविडेंड भी होगा, इंक्लूडिंग डिविडेंड भी, इसे क्या बोल रहे हैं हम लोग, तो लिस्ट ई के बाद एफ आ गया। फिर इक्विटी शेयर होल्डर का पेमेंट होगा, इक्विटी शेयर होल्डर में इसको हम लोग बोलेंगे लिस्ट जी। यहाँ जो भी अमाउंट आ जाएगा, जो भी अमाउंट आ जाएगा ये पेमेंट करने के बाद, वो तो या तो आ सकता है सरप्लस या आ सकता है डेफिशिएंसी। अगर सरप्लस या डेफिशिएंसी आता उसे बोलते हैं हम लोग लिस्ट एच बोलते हैं। तो ये हम लोग का हो गया लिस्ट एच। और इसी के साथ ये हम लोग का फॉर्म 57 का जो कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट हुआ। बस एक बार ये तो फॉर्मेट ही था, तो फॉर्मेट तो आप लोग को लर्न करना होगा। एक बार यहाँ फिर से देख लीजिए आप लोग किस तरह से दे रखा हुआ था। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को स्टार्ट कहाँ से करना होता था, तो हम लोग को सबसे पहले स्टार्ट करना होता था एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस, जिसमें कैश हो सकता था, बैंक हो सकता था, स्टॉक हो सकता था, मशीनरी हो सकता था, फिर कॉल्स इन पीरियड हो सकता था। तो ये हम लोग का हो गया। अब फिर हम लोग लेते थे एसेट स्पेसिफिकली प्लेस, जिसमें एसेट हो सकता था, एसेट जो भी होगा वो होगा। फिर उसके बाद एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू उस एसेट का कितना होने वाला, फिर उसके बाद लोन, उसके बाद डेफिशिएंसी, उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे सरप्लस आएगा। ये हो गया।
अब एक और फॉर्मेट बनाते हैं जिसमें बुक वैल्यू या कंटीजेंट लेते हैं, इसमें पर्टिकुलर, फिर उसके बाद अमाउंट, यहाँ जो भी बैलेंस था वो तो आ जाएगा, फिर यहाँ पे अमाउंट फॉर क्रेडिटर हैविंग फिक्स चार्जेस, या जो हम लोग का एसेट स्पेसिफिकली प्लेस था वही आ जाएगा, या क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय द स्पेसिफिकली जो लिस्ट बी जिसे बोलते थे। उसके बाद हम लोग का प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जो हम लोग अभी नीचे समझने वाले वो हो गया लिस्ट सी। इसके बाद इसका बैलेंस हो जाएगा अमाउंट फॉर क्रेडिटर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब किसी भी एसेट पे यहाँ पे लोन लिया गया था। उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को बी लिस्ट के साथ पेमेंट करना जिसे लिस्ट ई बोलते हैं। फिर उसके बाद पेमेंट होता है शेयर होल्डर का। उसके बाद डिविडेंड शेयर होल्डर का डिविडेंड के साथ पेमेंट होता है, और उसके बाद यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर का पेमेंट होता है। तो ये हम लोग का समझ में आ गया। 457 जो हो गया वो था। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे एबीसी लिमिटेड है कंपनी एबीसी लिमिटेड। अब इस एबीसी लिमिटेड का क्या हो रहा है, यहाँ पे लिक्विडेशन हो रहा है। ये कंपनी क्या हो रही है, बंद हो रही है। अब ये जो कंपनी बंद हो रही है तो इस टाइम में किसे पेमेंट पहले करना चाहिए किसे बाद में करना चाहिए, एक बार आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। तो ये कंपनी के क्या है, बैलेंस शीट है ये कंपनी का। बैलेंस शीट में यहाँ पे फिक्स एसेट है और यहाँ क्या है, करंट एसेट है। एक बार क्लियर फॉर्मेट में बना देता हूँ। और यहाँ क्या हो गया, बहुत सारा लायबिलिटी हो गया। और यहाँ पे मान लेते हैं लायबिलिटी में एक डिबेंचर भी है। डिबेंचर किसके साथ है, सिक्योर है, तो यहाँ पे फिक्स एसेट के साथ सिक्योर है। तो जब कंपनी बंद हो रही है तो जो फिक्स एसेट से पैसा आएगा वो पैसा किसके कौन लेकर के जाएगा, तो ऑब्वियस सा बात है जिसके बदले ये क्या था, सिक्योर था, वही लोन लेके जाएगा। तो यहाँ पे डिबेंचर पहले लेके चला जाएगा, ये डिबेंचर का हो गया। दूसरा एक यहाँ पे था क्रेडिटर था, क्या था क्रेडिटर, और क्रेडिटर भी सिक्योर था, जो भी सारा एसेट के बदले सिक्योर था। तो पहले देखिए, पहले लायबिलिटी में जो डिबेंचर था वो था सिक्योर सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट के साथ। जो फिक्स एसेट को बेच करके पैसा आएगा वो कौन ले जाएगा, तो वो ले जाएगा क्रेडिटर, ले जाएगा वो ले जाएगा यहाँ पे डिबेंचर जिससे सिक्योर था। उसके बाद क्रेडिटर जो है जो बाकी जो भी एसेट था उसके साथ पैसा मिलने वाला था, जो सिक्योर क्रेडिटर था, यहाँ पे लिख देता हूँ सिक्योर क्रेडिटर। तो इसके बाद किसे पैसा मिलना चाहिए, तो इसे एक बार मिलता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आप लोग को समझा रहा हूँ अभी। उसके बाद मिलता है यहाँ पे जो सिक्योर क्रेडिटर होगा उसे मिलेगा। उसके बाद किसे मिलेगा, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर वाले को मिलता है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को मिलता है पैसा। उसके बाद किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर वाले को मिलता है। ये तो आप लोग को समझ में आई। तो यही इसी को बस फॉर्मेट में दे करके लिखा हुआ है। तो वही हम लोग का क्या हो गया था, फॉर्म 57। जब हम लोग सम्स करेंगे तो उस टाइम में फिर से देखेंगे। तो ये तो आप लोग को फॉर्म 57 में पता चल गया कि पहले किसको पेमेंट करना है। तो जो सिक्योर्ड रहेगा, एक स्पेसिफिकली एसेट से सिक्योर रहेगा उसका पेमेंट पहले होगा। उसके बाद किसे होगा, तो उसके बाद होगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट होगा। उसके बाद यहाँ पे फ्लोटिंग चार्ज वाले को पेमेंट होगा। फ्लोटिंग चार्ज मतलब सारे एसेट के साथ आप सिक्योर है। उसके बाद अनसिक्योर्ड वाले को पेमेंट होगा, और अनसिक्योर्ड वाले में भी ऐड हो जाएगा किसका, जो सिक्योर था किसी स्पेसिफिकली एसेट से, बट उस एसेट से उतना पैसा नहीं आ चुका था, उसमें डेफिशिएंसी आ गया था, तो वहां पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के साथ भी उसका पेमेंट होगा। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को, उसके बाद किसके, तो उसके बाद यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर वाले का पेमेंट होने वाला होता है। तो ये तो आप लोग को समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए, एक बार आप लोग देख लीजिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्या होता है, ये रहा हम लोग के पास प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर तो ये सब हो गया। जो फॉलोइंग नीचे दे रखा हुआ है, सबसे पहले ड्यू टू वर्कर। तो अगर देखिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का मतलब क्या होगा कि अगर वर्कर से पैसा ड्यू है, वर्कर का पैसा ड्यू है किस पे, कंपनी पे, तो वो माना जाता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। इसमें वेजेस का पैसा हो सकता है, रिटायरमेंट बेनिफिट का पैसा हो सकता है, या वर्कमैन कंपनसेशन का पैसा हो सकता है। इसमें कुछ भी लिमिट नहीं है। अगर वर्कर है कंपनी में, जो काम करने वाला वर्कर है, उसका अगर उसका क्या ऐसा कंपनी में बचा हुआ है, तो कंपनी का जब भी ऐसे सेल होगा तो उस टाइम में उसे पैसा मिलेगा। तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, ड्यू टू एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय में क्या दे रहा, बोला कि यहाँ पे एम्प्लॉय में सैलरी मिलेगा उसे 4 मंथ्स का सैलरी, या मैक्सिमम 20,000 पर एम्प्लॉय। तो ये भी क्या हो जाता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होता है। और इसका रिटायरमेंट बेनिफिट में कुछ भी लिमिट नहीं है, और उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन में कुछ भी लिमिट नहीं है। यही अगर गवर्नमेंट का टैक्सेस है तो ये भी आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में, जो हो सकता है इनकम टैक्स हो सकता है, जीएसटी हो सकता है, तो लास्ट 12 मंथ ऑफ वाइंडिंग। ये समझ में आ जाए, देख लीजिए यहाँ पे, समझ लीजिए इसे एक बार फिर से। ये देखिए, ये है 31/3/2021 या 2021 एक बार कह लीजिए। इसे जस्ट हम लोग एक साल पहले चलेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 अप्रैल 2020। तो 1 अप्रैल 2020 से लेकर के कितना हो गया, 31 मार्च 2020, ये आ गया हम लोग का 1 ईयर आ गया। अब कंपनी का मान के रखो लिक्विडेशन कब हो रहा है, तो लिक्विडेशन यहाँ पे कंपनी का हो रहा है। कंपनी का लिक्विडेशन कहाँ हो रहा है, 31/3/2021। यहाँ से जस्ट एक साल पहले, जस्ट यहाँ से एक साल पहले तक का जो भी टैक्सेस है, जो भी क्या है टैक्सेस है, गवर्नमेंट का ड्यू है, जो भी गवर्नमेंट का क्या है ड्यू है, जो जस्ट एक साल पहले तक का, वो हो गया प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। उसके बाद अगर वर्कर का कुछ भी पैसा कंपनी में बचा हुआ है, वर्कर का पैसा किस तरह से बचा हो सकता है, यहाँ पे वेजेस से हो सकता है,
या हो सकता है रिटायरमेंट बेनिफिट से हो सकता है, या उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन से हो सकता है। तो यहाँ पे तीनों ही केस में ये क्या माना जाता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। यहाँ पे सबसे पहला क्या होगा, गवर्नमेंट का टैक्सेस अगर ड्यू है लास्ट 12 मंथ्स, मतलब कि 1 ईयर या 12 मंथ्स जो भी आप लोगों को बोलना है, तो जहां वाइंडिंग अप हो रहा था, जहां पे कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा था, वहां से जहां पे वाइंडिंग अप कंपनी का हो रहा था, वहां से जस्ट 1 साल पहले तक हम लोग को गवर्नमेंट का जो भी टैक्सेस होगा वो पेमेंट करना होगा। फिर वर्कर का जो भी अमाउंट ड्यू होगा वो भी पेमेंट करना होगा। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। अब एक सैलरी भी आता है, सैलरी में लिमिट है। सैलरी में क्या लिमिट है, तो सबसे पहले सैलरी में रिटायरमेंट बेनिफिट, जो सैलरी वाला एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई में क्या, एम्प्लॉई का सैलरी में, यहाँ पे सैलरी लिखना सही नहीं रहेगा, एम्प्लॉई लिख देता हूँ। एम्प्लॉई में क्या रिटायरमेंट बेनिफिट हो सकता है या वर्कमैन कंपनसेशन हो सकता था। तो इस दोनों में नो लिमिट, जितना पैसा वर्कमैन कंपनसेशन का रहेगा या रिटायरमेंट बेनिफिट रहेगा किसका, एम्प्लॉई का, वो पैसा इसे मिलेगा, वो भी माना जाता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। और यहाँ पे एक सैलरी में लिमिट है, क्या चीज में सैलरी में लिमिट है, कितने का, सैलरी में लिमिट है कि 4 महीने का सैलरी मिल सकता है या 20,000 पर इम्प्लॉय। यहाँ पे पर एनम नहीं है, आप लोगों को ध्यान रखना, पर इम्प्लॉय है, तो यहाँ पे 4 महीने का सैलरी 20,000 पर इम्प्लॉय, विच एवर इज लोअर, जो भी इसमें लोअर होगा वो क्या माना जाएगा, यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आपको समझ में आ गया, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में क्या क्या आता है। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में एक बार फिर से लिख देता हूँ। सबसे पहले आ गया वेजेस का बदले पैसा, फिर रिटायरमेंट बेनिफिट आ सकता है जो वर्कर का हो या एम्प्लॉय का हो, फिर कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन होता है, चाहे एम्प्लॉय का हो या किसका हो, वर्कर का हो। उसके बाद सैलरी, तो सैलरी में लिमिट है, सैलरी में क्या लिमिट है, तो 4 महीने का सैलरी या 20,000 पर एम्प्लॉय, ये हो गया सैलरी का लिमिट। और यहाँ पे टैक्सेस, टैक्सेस में भी लिमिट है, लास्ट 12 मंथ का टैक्सेस देखना होता है। तो ये माना जाता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। ये समझ में आ गया आप लोग का प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्या होता है। अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बाद क्या बोला यहाँ पे, एज पर सेक्शन 326, तो यहाँ पे 326 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से क्या, वर्कर आर कंसीडर टू बी ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो यहाँ पे वर्कर को माना जाता है ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। इसे हम लोग इस तरह से समझते हैं, तो देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ एसेट है, एक एसेट क्या है, मशीनरी है, जिसका वैल्यू कितना है, तो जिसका वैल्यू है, रियलाइजेबल वैल्यू कितना है, 1 लाख। मशीनरी से बिका को बेच करके कितना पैसा आ सकता है, 1 लाख आ सकता है। और यहाँ ये जो सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड डिबेंचर है, सिक्योर्ड डिबेंचर किससे सिक्योर्ड है, यहाँ पे मशीनरी से सिक्योर्ड डिबेंचर दे रखा हुआ है, जिसका अमाउंट कितना दे रखा हुआ है, यहाँ पे जिसका अमाउंट दे रखा हुआ है 2 लाख। ये तो समझ में आ गया आप लोगों की, यहाँ पे सिक्योर्ड डिबेंचर है जिसका अमाउंट है 2 लाख, जो मशीनरी से सिक्योर था। और यहाँ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में सिर्फ और सिर्फ कौन, तो सिर्फ और सिर्फ जो वर्कर था उसका, वर्कर। अब वर्कर का पैसा यहाँ पे कितना बचा हुआ है, वर्कर का पैसा बचा हुआ है 2 लाख। तो देखिए वर्कर का भी पैसा 2 लाख बचा हुआ है, और यहाँ पे सिक्योर्ड डिवेंचर जो दे रखा होता है, सिक्योर्ड दे रखा होता है, उसका भी पैसा कितना बचा हुआ है, 2 लाख बचा हुआ है। बट कंपनी के पास कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1 ही लाख पैसा है। तो यहाँ इस 1 लाख में से किसको पहले मिलना चाहिए, नॉर्मली जो हम लोग का था कैसे मिलता था, तो पहले मिलता था जो होता था हम लोग का सिक्योर होता था, जिसे बोलते हैं हम लोग फिक्स चार्ज, जो सिक्योर होता था, ये सिक्योर वाला। उसके बाद हम लोग फिक्स चार्ज के बाद बोलते थे प्रेफरेंशियल को पैसा देना है, उसके बाद हम लोग को फ्लोटिंग चार्ज वाले को देना था, उसके बाद हम लोग को देना था अनसिक्योर को देना था, फिर देना था प्रेफरेंशियल होल्डर को, फिर देना था इक्विटी शेयर होल्डर को। इस ऐसे नॉर्मली पैसा देना था। बट ये प्रेफरेंशियल देखिए फिक्स्ड वाले चार्ज वाले को फर्स्ट में देते थे, प्रेफरेंशियल को सेकंड में देते थे। बट यहाँ प्रेफरेंशियल फर्स्ट और सेकंड दोनों एक जैसा हो जाएगा कब, जब यहाँ पे वर्कर का पैसा अगर ड्यू है कंपनी के पास, सिर्फ और सिर्फ वर्कर का पैसा, तो उस केस में ये दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन में पैसा मिलेगा, मतलब जितना जितना इसका लायबिलिटी है उस प्रोपोर्शन में इसे पैसा मिलेगा। तो इस केस में 50K मिल जाएगा किसको, 50,000 सिक्योर डिवेंचर वाले को या डेब्ट वाले को, और 50K मिल जाएगा वर्कर को पैसा। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कि जिस टाइम में वर्कर होगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में कौन होगा, वर्कर होगा, तो उस टाइम में जो भी पैसा होगा सिक्योर का भी क्यों ना हो, सिक्योर डिवेंचर का भी क्यों ना, सिक्योर डेब्ट का भी क्यों ना, फिक्स चार्ज का भी क्यों ना, तो दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन में पैसा मिलेगा। वो हम लोग को ये पॉइंट देखा था, इक्वल प्रोपोर्शन हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है अमाउंट ड्यू टू वर्कर, जितना ड्यू उसका वर्कर है, और नीचे में हम लोग डिवाइड करेंगे दोनों का जो हम लोग का दे रखा हुआ था, चाहे वर्कर का पैसा बचा हो चाहे फिक्स चार्जेस का, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे अमाउंट रियलाइजेशन, तो ये हम लोग का फॉर्मूला बन जाएगा, जो हम लोग नॉर्मली ये रेशियो का दे रखा होता। तो ये हो गया। इन एनी केस सच अमाउंट कैन नॉट एक्सीड एक्चुअल ड्यू टू वर्कर, यहाँ पे एक्चुअल वर्क जो वर्कर को एक्चुअल में कितना पैसा देना हुआ था उससे ज्यादा नहीं हो सकता ये अमाउंट। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो अभी तक में हम लोग क्या समझे, तो यहाँ पे फॉर्म 57 सब्जेक्ट थे जिसमें हम लोग को देखना था, जो फॉर्मेट देखना था, और उसके बाद अभी हम लोग समझे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्या होता है। अब देखिए, अब नेक्स्ट है इसमें देखिए
लिस्ट एच जो हम लोग डिफिशिएंसी अकाउंट बना देते हैं या सरप्लस अकाउंट, उसका भी एक बार फॉर्मेट देख लीजिए। लिस्ट एच जो हम लोग का होता यहाँ पे लिस्ट एच जो हो गया डिफिशिएंसी अकाउंट इज प्रिपेयर एज फॉलो। इसमें डिफिशिएंसी अकाउंट में क्या बोला कि बैलेंस इन रिजर्व एंड सरप्लस एटलीस्ट 3 ईयर बिफोर लिक्विडेशन। तो हम लोग को जब भी बनाना होगा डिफिशिएंसी अकाउंट बनाना होगा या लिस्ट एच, तो हम लोग को 3 साल पहले का, जब जिस टाइम में लिक्विडेशन हो रहा था उससे हम लोग को 3 साल पहले तक का जो भी रिजर्व होगा या सरप्लस होगा उसे हम लोग को लेना है। उसके बाद अगर प्रॉफिट होता है तो हम लोग को ऐड करना होगा, या लॉस होता था उसे हम लोग को माइनस करना होगा जो 3 ईयर में हुआ। उसके बाद अगर डिविडेंड पे होता तो उसे माइनस करना होगा, फिर अबनॉर्मल अगर लॉसेस होता तो उसे हम लोग को माइनस करना होगा। तो जो हम लोग का ये अमाउंट आ जाएगा बैलेंस इन रिजर्व एंड सरप्लस इन द बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन के टाइम में आ जाएगा ना। लिस्ट एच या हम लोग प्लस यहाँ पे लिख देता हूँ लिस्ट एच या डेफिशिएंसी अकाउंट तभी हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग को लेना है अमाउंट किस तरह से लेना है, यहाँ पे सबसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस जो भी होगा लास्ट बिफोर 3 ईयर ऑफ लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप, जो भी ये हम लोग को अमाउंट लेना है। इसमें अगर प्रॉफिट होता है तो हम लोग को प्रॉफिट को क्या करना होगा, ऐड करना होगा जो लास्ट 3 ईयर का होगा। लास्ट 3 ईयर का अगर लॉस होता तो लॉस को हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे माइनस करना होगा। तो प्रॉफिट को ऐड किए, लॉस को माइनस किए। उसके बाद अगर हम लोग डिविडेंड यहाँ पे पेमेंट किए, डिविडेंड का पेमेंट हुआ था तो उसे भी हम लोग को माइनस करना होगा। अगर यहाँ पे अब नॉर्मल लॉस हो जाता है, अब नॉर्मल लॉस, तो इसे भी हम लोग को माइनस करना होगा। तो ये जो हम लोग का अमाउंट आ जाएगा, ये आ जाएगा कि लिक्विडेशन के टाइम में प्रॉफिट एंड लॉस में कितना बैलेंस है। तो लिक्विडेशन के टाइम में हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आ जाएगा। अब इसमें अगर लॉस होता है किसमें, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट के टाइम में लॉस था तो उसी लॉस को हम लोग को ऐड करेंगे। और यहाँ पे जो अगर गेन होगा तो गेन को हम लोग को क्या करना होगा, गेन को हम लोग को माइनस करना होगा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरह से जो भी अमाउंट आ जाएगा वो हम लोग आ जाएगा डेफिशिएंसी या सरप्लस। अगर कंटीजेंट लायबिलिटी होगा तो उसे भी हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो इसके साथ आप लोग को समझ में आ गया कि डिफिशिएंसी अकाउंट में कैसे बनाते हैं। इसका फॉर्मेट बस एक बार देख लिए। बस यहीं पे आप लोग को कॉन्सेप्ट वाला जो वीडियो हम लोग का था यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। बट जिस टाइम में हम लोग सम्स करने जाएंगे तो उस टाइम में आप लोग को फिर से समझाऊंगा, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं कि हाँ समझ में नहीं आया अभी। अभी बस एक बार ऊपर ऊपर से ओवरव्यू ले लिए कि हाँ इस तरह से होता है कि फॉर्म 57 इस तरह से होता था। उसके बाद हम लोग का लिस्ट एच इस तरह से होता था, ये अभी हम लोग देख चुके हैं। और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्या होता था ये भी समझ चुके थे। इसमें क्या होता था, तो सबसे पहले ड्यू टू वर्कर था, उसके बाद ड्यू टू एम्प्लॉय था। वर्कर में कुछ भी लिमिट नहीं था, एम्प्लॉय में सैलरी के लिए लिमिट था कि 4 महीने का सैलरी या 20,000 पर एम्प्लॉय ये हो जाएगा। फिर परमानेंट ड्यू में भी लिमिट था, जो उसका क्या था यहाँ पे 12 मंथ्स का लेना था। और सेक्शन 326 में बोला कि अगर वर्कर आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर टाइम में, उस टाइम में जो फिक्स चार्जेस होगा उस दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन में पैसा मिलेगा। अब इसे भी देख ही लीजिए आप लोग, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट जब हम लोग सम्स करेंगे फिर से देखेंगे एक बार, बट एक बार के लिए अभी आप लोग देख ही लीजिए। तो देखिए लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जिसे क्या बोल सकते हैं हम लोग शॉर्ट में, तो LF ऐसे। इसमें सबसे पहले बैलेंस ऑफ कैश, जब हम लोग फॉर्म 57 स्टार्ट करते थे तो कैश ही अकाउंट से स्टार्ट करते थे ना, जो भी बैलेंस होता था। उसके बाद रियलाइजेशन ANSP एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, और जो भी एसेट स्पेसिफिकली प्लेस होगा उसमें से जो भी प्लेस का अमाउंट होगा, जो भी अमाउंट होगा लोन का, वो माइनस करने के बाद हम लोग लिख देंगे। और यहाँ पे कॉल्स करेंगे कंट्रीब्यूटरी से, मतलब जो भी पैसा हम लोग को मंगाना होगा इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर से, वो हम लोग मंगा लेंगे। और जो भी एक्सपेंस होने वाला होता है लिक्विडेटर का, चाहे रेम्यूनरेशन का एक्सपेंस, उसे हम लोग माइनस करेंगे। फिर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को माइनस करेंगे। और यहाँ पे हम लोग फिक्स चार्ज वाले को तो पहले ही माइनस कर चुके हैं ना, इसलिए यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को माइनस करेंगे। उसके बाद फ्लोटिंग चार्ज वाले को माइनस करेंगे, फिर अनसिक्योर वाले को माइनस करेंगे, फिर हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे, फिर उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे। इसी के साथ ये छोटा सा था लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट। और ये जो होता है ये ट्रू, फिर ये जो होता है ये होता है ट्रू, कि सचमुच में इस तरह से हम लोग को बनाना होता है जब लिक्विडेशन ऑफ कंपनी होता है। और जो फॉर्म 57 था, क्या था फॉर्म नंबर 57, ये क्या होता था, एक इमेजिनरी हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ एक एजम्पशन था कि हाँ इस तरह से हो सकता है। इसलिए हम लोग लिक्विडेशन एक्सपेंस और लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन हम लोग कंसीडर नहीं किए थे उस स्टेटमेंट में, और यहाँ पे इस स्टेटमेंट में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं बिकॉज ये ट्रू में हो रहा है कि एक्चुअल में ऐसे होगा। और जो हम लोग का फॉर्म 57 था वो इमेजिनरी था, तो इसलिए नहीं हुआ था। चलिए इतना चीज देख लिया हम लोग इस वीडियो में। अब हम लोग चलेंगे सम्स में, चलेंगे देखेंगे पहले सम्स, और जिस तरह से जिस सम्स में जो कॉन्सेप्ट का रिक्वायरमेंट होगा वो हम लोग यहाँ से उठाते चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।